मैं आशिमा आपकी YouTube मेंटर आपको बताऊंगी कि कैसे आप NCERT पढ़कर ही उसके वर्ड्स कीवर्ड्स समझकर उनको यूज़ कर कर एग्ज़ाम में 100 on 100 ला सकते हैं। कैसे आपका पेपर स्टैंड आउट कर सकता है अमंग द अदर्स। कैसे आपके पेपर में टीचर को एब्सोल्युटली जो CBSE की मार्किंग स्कीम मिलती है उन्हें वही मिलेगी आपकी आंसर शीट में, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन द 6 markers, इन द 4 markers, इन 3 markers, नो मैटर वॉट। तो आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, और बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है CBSE बोर्ड्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसकी वेटेज अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8 मार्क्स की है थियोरी पेपर में, विच इज़ नॉट बैड टू डू, राइट। और हम स्टार्ट कर रहे हैं फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। सो हेनरी फेयोल, हम हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स करने जा रहे हैं। हेनरी फेयोल वॉज द मैन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ही वॉज द फर्स्ट वन टू टेल कि planning, organizing, staffing, directing, controlling, these are the functions of management. He gave us administrative principles. Administrative principles आप सब समझते हैं, right? एक ऑफिस को चलाने के लिए जो लगने वाले principles हैं वो हैं administrative principles, and Henry Fayol gave us those principles. So let's study that. Okay, Henry Fayol was the first one to identify the 4 functions of management: planning, organizing, directing and controlling. Although his version was different, it was plan, organize, command, coordinate and control. अच्छा, हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सो दिस कैन कम एज एन MCQ, हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हेनरी फेयोल वुड बी द आंसर फॉर दैट। लेट्स मूव टू हिज प्रिंसिपल्स नाउ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डिविजन ऑफ वर्क। अब मैं आपको समझाती हूँ, जो मैं कीवर्ड्स याद करने की बात कर रही थी अपने नोट्स में, आपको NCERT कैसे याद करनी है और कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे उस चीज़ को ब्रेक करना है ताकि आपके कीवर्ड्स आपकी टीचर, आपके चेकर के मार्किंग स्कीम से हूबहू मैच करें। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क इज, इन एज द वर्ड सजेस्ट, काम को छोटे छोटे भागों में बांटना, डिवाइडिंग द वर्क इनटू द सिंपलर एंड द स्मॉलर टास्क, एंड ईच स्मॉल टास्क इज डन बाय अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट, who is competent to do that work, यानी कि वो काम करने के लायक है। फिर जब वो ही इंसान उस छोटे छोटे हिस्से वाले काम को करता है, then it leads to specialization, and the specialization leads to increase in the efficiency in the organization. तो ये 4 बातें याद रखनी है हमें मेनली डिविजन ऑफ वर्क के बारे में। The work is divided into small parts. Each work is done by a competent person. This leads to specialization. Specialization leads to increase in the efficiency. उसके बाद एक और बात यह NCERT कहती है कि this principle applies to both technical as well as managerial jobs. I think division of work clear है सबको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल पे, which is authority and responsibility. अब हम सब ने authority word बहुत डेली लाइफ में सुना है। What is authority? Authority is the right to give orders. And what is responsibility? Responsibility is the corollary of authority. तो जहाँ पर अथॉरिटी होगी वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप किसी को काम करने के लिए बोल रहे हैं तो यानी कि आपके पास वो काम था ना, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तभी तो आप किसी और को वो काम दे रहे हैं। सो यू हैव टू राइट 2 lines. अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द corollary ऑफ अथॉरिटी. This word corollary is again a keyword which you can use and can be used in the case studies to ask you question. अब 2 तरीके की अथॉरिटी होती है हमारे पास। एक होती है ऑफिशियल अथॉरिटी, विच इज अथॉरिटी टू कमांड गिवन बाय योर पोजीशन इन द कंपनी। सेकंड इज द पर्सनल अथॉरिटी, जो आपकी खुद की पर्सनालिटी कमांड करती है। कई बार आपकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेंट होती है, यू आर वेरी जायंट इन साइज, यू लुक लाइक दैट योर अथॉरिटी इज हाई। नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अथॉरिटी। भी बोला गया है कि NCERT में होती है। इनफॉर्मली जब आप अपने एक फ्रेंड्स के सर्कल में आप अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर्मली जब आप एक कंपनी में अपनी एक पोजीशन पे बैठ के एक अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इट सेज द मेन एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज द अथॉरिटी शुड कमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी भी इंसान को जब अथॉरिटी दी जाएगी तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। उसके बाद ये कहता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड द सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स यानी कि हमें कोशिश करनी है कि एक कंपनी के अंदर किसी भी इंसान को, किसी भी मैनेजर को आप पावर दे रहे हैं तो उसका एब्यूज ना हो, उसका बुरा हाल ना हो, उसका बुरा मिसयूज ना हो। सो दे शुड नॉट बी एब्यूज अगेंस्ट द मैनेजरियल पावर. सो वी हैव टू अवॉइड दैट. An organization should build safeguards against the abuse of managerial power.
एंड एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी. अगर आप सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे द मैनेजर वुड लीव द जॉब एंड गो. तो उसको आपको अथॉरिटी भी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. दे शुड कमेंसुरेट विद ईच अदर. That's it. Authority and responsibility is also done. Now moving on to the next principle, which is very very important for NCERT, for the CBSE examination, which is discipline. अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये कहता है दो चीज़ों को आपको ओबीडियंस दिखानी है डिसिप्लिन में. ओबीडियंस यानी कि आपको कहना मानना है. किन दो चीज़ों का कहना मानना है? अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी उस जगह के रूल्स हैं. सेकेंड, एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है. जब आप एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं. आपको उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, विच इज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. तो दो चीज़ों की ओबीडियंस दिखानी है और डिसिप्लिन में, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. उसके बाद ये कहता है इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स. गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स. व्हाई डू वी नीड गुड सुपीरियर्स? सो दैट डिसिप्लिन कैन बी इंश्योर्ड. डिसिप्लिन वही होता है जहां पर सीनियर्स भी अच्छे होते हैं. दे ऑल्सो एग्जिबिट गुड बिहेवियर. ठीक है. उसके बाद क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज. नाउ दिस वर्ड पेनल्टीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर. व्हाट इट मीन्स हेयर इज कि हमें अच्छे सुपीरियर्स चाहिए, अच्छे बॉसेस चाहिए, अच्छे सीनियर्स चाहिए एट ऑल लेवल्स. फेयर एग्रीमेंट होने चाहिए, एम्प्लॉय के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए. एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. पेनल्टीज इज अगर कोई भी इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल रूल को तोड़ता है और फॉलो नहीं करता है तो आप उसको पनिश कर सकते हैं, उसको आप पीनलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर. इट्स नॉट कि डिसिप्लिन सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है. जैसे स्कूल में सिर्फ बच्चों के लिए डिसिप्लिन नहीं होता है, टीचर्स के लिए भी होता है. वैसे ही कंपनी में वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ शुड ऑनर द कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स वन अनदर. अगर अब आप ये कीवर्ड्स एग्जाम में लिखेंगे, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, फेयर एंड जस्ट एग्रीमेंट, देन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स. ये तीन मेन पॉइंट्स हैं डिसिप्लिन के. इन तीन पॉइंट्स पे केस स्टडी भी आ सकती है. किसी भी केस स्टडी में ये छुपा होगा, ऑनर बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वर ऑनरिंग देयर कमिटमेंट्स. विच प्रिंसिपल इज इट? आइडेंटिफाई. सो इट इज डिसिप्लिन. Now moving on to the next principle which says unity of command. Unity of command का क्या मतलब है कि आप अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपका एक बॉस होगा. जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि किसी घर में एक ड्राइवर काम कर रहा है. अब उस ड्राइवर को सब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दादी, दादू, मम्मा, पापा, तो ही गेट्स कंफ्यूज्ड, है ना. देयर इज अटर कंफ्यूजन. अब वही चीज नहीं होनी चाहिए. वन एंड ओनली वन बॉस for every individual employee. So there should be only one boss. Each participant in a formal organization should receive orders from and to be responsible to only one superior. तो एक ही सुपीरियर होगा, एक ही बॉस होगा जो आपको ऑर्डर्स देगा और जिसके टुवर्ड्स आप रिस्पॉन्सिबल होंगे. इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ इस पे भी बहुत बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है. इफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, व्हाट हैपेंस? अगर ये फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा? अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, यानी अथॉरिटी को हल्के में लिया जाएगा. डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी. डिसिप्लिन नहीं होगा वहां पर, डिसिप्लिन डगमगा जाएगा. डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी. एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड, स्टेबिलिटी थ्रेटेंड. तो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा सब चीजों का, और जो स्टेबिलिटी है, ठहराव है कंपनी का, वो भी थ्रेटेंड, खतरे में है. सो एवरीथिंग गोज in danger if unity of command is not there. तो unity of command बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, एक संस्था के लिए. The principle resembles military organization. तो अगर हम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड पूरी तरह से अप्लाई होता है. अदरवाइज इट वुड लीड टू लॉट ऑफ chaos. डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. अब सीबीएसई ने डुअल सबॉर्डिनेशन शब्द को भी बहुत बार यूज किया है क्वेश्चंस में. डुअल सबॉर्डिनेशन को केस स्टडी में छिपा देते हैं और पूछते हैं कौन सा प्रिंसिपल है. तो आपको पहचान जाना है कैसे डुअल सबॉर्डिनेशन अवॉइड करी जा सकती है जब आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करेंगे. डुअल सबॉर्डिनेशन का मतलब है कि एक ही इंसान अगर दो लोगों से ऑर्डर्स ले रहा है, दो लोगों के अंडर सबॉर्डिनेट है, देन इट्स डुअल सबॉर्डिनेशन. और डुअल सबॉर्डिनेशन कहाँ अवॉइड होगी? यूनिटी ऑफ कमांड में. दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन. क्योंकि अगर दो लोग काम बोलेंगे तो उसको क्या काम करना है उसे नहीं समझ आएगा. इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू इंश्योर देयर इज नो डुअल सबॉर्डिनेशन. आगे बढ़ते हैं. अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब मैंने देखा है सीबीएसई में
जब भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड पूछा गया तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कहता था कि एक बॉस होना चाहिए, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन उसका उल्टा नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिर्फ ये कह रहा है कि देयर शुड बी वन प्लान एंड वन गोल फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट और वर्किंग इन वन एक्टिविटी। लेट्स से कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन सबका एक ही गोल होना चाहिए कि इतनी यूनिट्स बनानी है हमें, एक ही टारगेट होना चाहिए, उसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोला गया है, राइट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स। सबका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टॉक्स अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन। सब एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, राइट। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेस। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट का अपने खुद के रिसोर्सेज, खुद का इंचार्ज, खुद का गोल, खुद का एक प्लान होना चाहिए। दैट इज व्हाट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज ऑल अबाउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसकी दो मतलब हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट के दो मतलब हैं। ये कहता है इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर योर ओन इंटरेस्ट। विराट कोहली इज प्लेइंग ऑन 99 और अगर उसको 100 बनाना है, बट इंडिया भी एक क्रूशियल स्टेज में है, उसको 2 रन चाहिए जीतने के लिए एक बॉल पे, तो विराट कोहली वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम लाइक हिटिंग अ 6। वो नहीं सोचेगा 2 बार। तो प्रायोरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ओवर योर ओन इंटरेस्ट। यही है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद ये कहते हैं मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम एम्प्लॉयज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव सैलरी। बेसिकली अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप एक बॉस हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय से ज्यादा काम निकालेंगे एक कॉम्पिटिटिव सैलरी में, मतलब कम से कम सैलरी में। ये भी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है, राइट। तो 2 बातें हो गई यहां पर। ये नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी 2 अलग अलग एंगल्स हैं, 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात है, ये कहता है पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ मतलब एम्प्लॉय के लिए भी फेयर होना चाहिए, उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन से, उसको सब चीजें वो खरीद सके, ऐसा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, बेसिक चीजें। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होना चाहिए, उसकी पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवरली प्राइस्ड। सेकेंड ये बोलता है कि कंजीनियल वर्क एटमॉस्फेयर होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस एंड रिलेशंस बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सो रेम्यूनरेशन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है यहाँ पर मतलब है एक अच्छा माहौल जहां पर आप काम करने जा रहे हैं, सब आपसे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ऑल द वर्कर्स आर फ्रेंडली टू यू, ऑल द मैनेजमेंट इज फ्रेंडली टू यू, नोबडी इज हॉस्टाइल, नोबडी इज ट्रीटिंग यू बैडली। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। जब केस स्टडी में आता है और इस तरीके की केस स्टडी आती है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो लोगों को लगता है समझ नहीं आता है कौन सा प्रिंसिपल है, बट दिस इज व्हाट रेम्यूनरेशन इज ऑल अबाउट। Moving on to the next principle, which is centralization and decentralization. अब centralization क्या है कि सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपने एक जगह रख दी, सारे डिसीजंस एक ही डिपार्टमेंट या एक ही इंसान या कुछ ही लोग मिलके ले रहे हैं। दैट इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन इज। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब आपने डिसीजन मेकिंग पावर सबको दी है, एक फैक्ट्री की सुपरवाइजर को भी दी है और एक टॉप लेवल सीईओ को भी दी है, राइट। सो डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी among more than one person is known as decentralization। जब आप अथॉरिटी या पावर टू टेक एनी डिसीजन सबको दे रहे हैं, खुद सिर्फ टॉप लेवल के पास नहीं रख रहे हैं। सो देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन both should be avoided basically। नेक्स्ट ये कहता है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिपेंड करेगी, आप कितना सेंट्रलाइजेशन रखना चाहते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का साइज कैसा है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी। जैसे जितना बड़ा देश है हमें उतनी बड़ी डेमोक्रेसी चाहिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, राइट। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमारे यहां तक प्रिंसिपल्स हो गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, वी स्टार्ट विद स्केलर चेन। अब ये स्केलर चेन बड़ा टेक्निकल लगता है सुनने में, है क्या ये? इट सेज कि जब भी आप इंटरेक्ट करेंगे अमंग योर हायरार्की ऑफ एम्प्लॉइज, जो अलग अलग अथॉरिटी पे बैठे लोग हैं, यू शुड फॉलो अ स्केलर चेन। नाउ व्हाट स्केलर चेन लुक्स लाइक? इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर अगर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, तो A will interact to B and B will interact to C. So it flows from top to bottom. The communication flows from top to bottom.
द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स इज नोन एज स्केलर चेन। अभी स्केलर चेन में फेयोल क्या कहते हैं, फेयोल कहते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा ये बात याद रखनी है, स्केलर चेन क्या है, अथॉरिटी की लाइन है जो कैसे फ्लो कर रही है, टॉप से बॉटम तक फ्लो कर रही है, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय बोथ द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, दोनों के लिए बनाई गई है। अच्छा, ये क्यों बनाई गई है? ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ रहे कंपनी में और एक हायरार्की मेंटेन रहे। अब in a situation of emergency would A wait for B to tell something to C? नहीं, वो इंतजार नहीं कर सकता, कुछ इमरजेंसी है, या अगर C को F को कुछ बताना है तो क्या वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? Then there is always a term called gangplank which is a shorter route and has been provided so that there is no delay in the communication when there is a situation of emergency. ओके, लेट्स बिगिन विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर का प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हर चीज की, हर इंसान की एक जगह है कंपनी में एंड दैट शुड बी फॉलोड। सो ऑर्डर सेज पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस। क्यों सूटेबल प्लेसेस में होने चाहिए? टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, राइट। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स ओन प्लेस। हर चीज की जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए कंपनी में। तो बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है बट हमें पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विटी। सो व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी सेज कि एवरीवन इन द कंपनी शुड बी रिस्पेक्टेड, शुड गेट अ गुड kindliness and justice in the treatment, right? So it says that good sense and experience are needed to ensure fairness to all the employees who should be treated as fairly as possible. सबको आप fairly treat करें, respect के साथ treat करें, kind और just behavior रखें उनके साथ। ये फेयोल यहाँ पर एक बात कहता है which looks little weird, बट एनसीईआरटी में पॉइंट है और ये केस स्टडीज में सीबीएसई यूज कर सकता है। ये कहता है देयर शुड बी यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स, does not rule the use of force sometimes, यानी कि अगर कोई इंसान कुछ गलत काम करता है तो आप वहां पर फोर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको पनिश करने के लिए आप फोर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट सेज दैट लेजी पर्सनल शुड बी डेल्ट विद sternly, शुड बी गिवन पनिशमेंट्स, शुड नॉट बी ट्रीटेड विद द जस्टिस एंड काइंडनेस। अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है और आप उसे पे कर रहे हैं तो आपको उसे sternly डील करना है। Next is no discrimination against anyone on the basis of gender, religion, caste, belief और nationality। तो आप किसी भी एम्प्लॉय पे किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये भी कौन सा प्रिंसिपल कहता है? इक्विटी। दिस इज नॉट इक्वालिटी, दिस इज इक्विटी, राइट। सो दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो नो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर है? इक्विटी में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यहाँ पर जो पर्सनल है ये इट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयज, यानी कि हमारी कंपनी में लेबर टर्नओवर बहुत कम होना चाहिए। लेबर टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। लेबर टर्नओवर क्या है? व्हेन योर एम्प्लॉयज आर लीविंग योर कंपनी। अब लेबर टर्नओवर क्यों कम होना चाहिए? बिकॉज अगर एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो आपको जब नए एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे तो आपको कॉस्ट इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, टाइम आपका और ज्यादा खर्च होगा। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट, टाइम, एनर्जी, सो दैट शुड बी अवॉइडेड। इसलिए लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट सेज एम्प्लॉय शुड हैव द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दे शुड गिव रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है आपने किसी को हायर किया और आप उससे एक हफ्ते बाद एक्सपेक्ट करें कि उसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। सो दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो देयर परफॉर्मेंस। देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, राइट। दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन इफ adhocism is created. So any kind of adhocism should be avoided. Any kind of adhocism should be avoided. Adhocism क्या होता है? अब ये adhocism भी एक ऐसा कीवर्ड है जो सीबीएसई ने केस स्टडीज में यूज किया है और आपको पहचानना है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। adhocism मतलब कि आपने कुछ टाइम काम किया फिर आपने छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम काम किया फिर छोड़ दिया, which is adhocism. So that should be avoided. That situation should not be there in a company. It's not good for business, it's not good for employees as well, because अगर आप बार बार लोगों को हायर कर रहे हैं तो सिलेक्शन की कॉस्ट, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट, ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, which is not good for company's efficiency. Moving on to the next principles,
देन वी हैव इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव कहता है कि हर एम्प्लॉय को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉय की पहचान है कि वो खुद से डिसीजंस ले, खुद से आगे से प्रोएक्टिवली काम करे। तो इट सेज वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड in the company, encouraged to develop and carry out their plans for the improvements according to FAOL. Next it says initiative means taking the first step with self motivation, यानी कि आप खुद से भी काम करेंगे, आप self motivated रहेंगे। Next is it says that it's a trait of an intelligent person. तो अगर आप एक intelligent employee हैं तो आप initiative exhibit करेंगे। It does not mean going against the established practices of the company for the sake of being different. हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप इनिशिएटिव के नाम पे कुछ भी अजीब चीजें कर रहे हैं कंपनी में। सो यू वांट टू शो इनिशिएटिव बट यू कांट जस्ट ट्राई टू शो दैट यू आर डिफरेंट, वो नहीं करेंगे आप। अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। अब ये एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम भी यूज करा गया है सीबीएसई के द्वारा केस स्टडीज में। अगर एक कंपनी है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम है और वो अपने एम्प्लॉयज के सजेशंस को सीरियसली लेते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? इनिशिएटिव, राइट? Moving on to the next principle, which is esprit de corps. This is, I think, a French word. What is esprit de corps? It says management should promote team spirit. Team spirit होनी चाहिए, team feeling होनी चाहिए, brotherhood होना चाहिए, unity, harmony होनी चाहिए कंपनी में. That's what esprit de corps is all about. ये कहता है मैनेजमेंट को प्रमोट करना है टीम वर्क बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल है। तो उस केस में हमें टीम वर्क, हार्मनी, ये सब प्रमोट करना है, ब्रदरहुड। इट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज अगर टीम वर्क नहीं होगा, टीम यूनिटी नहीं होगी, देन कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो काम अच्छे से नहीं होगा, राइट? ये हमने चैप्टर 1 में किया था। अब इसका एक और कीवर्ड है जो आपको लिखना है एस्पिरिट डी कॉर्प्स में। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। अगर आपका सीनियर आपको प्रेज कर रहा है तो आप ये नहीं बोलेंगे आई डिड इट, आप बोलेंगे वी एज अ टीम डिड इट। तो I should be replaced with we in all his conversations to display mutual trust and belongingness, to foster mutual trust. आप आपस में mutual trust और belongingness की feeling को बढ़ावा देंगे। It will minimize the need for using the penalties, because अगर unity रहेगी, team work रहेगा, तो डिसिप्लिन भी रहेगा और पेनल्टीज का यूज मिनिमाइज हो जाएगा। अब मैंने पेनल्टीज आते ही आपने देखा डिसिप्लिन का नाम लिया। क्यों लिया? बिकॉज हमने डिसिप्लिन में पढ़ा था यूज ऑफ पेनल्टीज, जुडिशियस पेनल्टीज मस्ट बी देयर, राइट? तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल्स को आपस में कनेक्ट भी करेंगे फॉर केस स्टडीज। ओके, नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द 14 प्रिंसिपल्स। नाउ दिस इज द एक्रोनिम टू लर्न ऑल द 14 प्रिंसिपल्स। अब आप बोलेंगे मैम 14 प्रिंसिपल्स क्यों लर्न करने हैं? अगर केस स्टडी आती है और बोलता है, एक बड़ी सी स्टोरी लिखी है एक पेज पे और बोलता है आइडेंटिफाई द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल मेंशन इन द केस स्टडी। अब आपको अगर सारी 14 प्रिंसिपल्स के नाम याद नहीं आ रहे तो आप 6 प्रिंसिपल कौन से हैं ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसलिए यू शुड लर्न names of the 14 principles. Though I am very against the ratta and I really believe that you should go for logic even in business studies, but आपको चीजें याद करने के लिए पहचान बनानी पड़ेगी, एक्रोनिम्स भी बनाने पड़ेंगे, स्टोरीज भी बनानी पड़ेंगी, और हम सब करेंगे इस चैनल पे। सो आर एक्रोनिम फॉर दिस इज डैड यू सी USSR OIC। सो स्टार्ट करते हैं, इस एक्रोनिम को एक बार खोल लेते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं। D is for division of work, right? A is for authority and responsibility. Another D is for discipline. Very good. U is for unity of command. C is for centralization and decentralization. U is for unity of command. Unity of direction. Unity of command we have already done. Okay, now there are 2 R's. One R is stability of personnel.
another S is subordination of individual interest to general interest. R is remuneration. Right? O is order, a place for everything and everyone in the company. So I is initiative, the trait of an intelligent person who are self-motivated. What is S here? We have done subordination of individual interest to general interest. We have done stability of personal. One more S is left, which is scalar chain. What are the two E's here? One is esprit de corps and another E is equity, right? Okay, so these are certain identification hints that I've taken. In the paper what happens is case study के अंदर अगर कोई भी problem दी गई है regarding the confusion of was कि किससे आपको order लेना है, किसको आपको follow करना है, तो आपको पता है कि कौन सा principle है unity of command. अगर कोई लो सैलरी की बात कर रहा है तो इट इज डेफिनेटली रेम्यूनरेशन, क्योंकि हमने बोला था रेम्यूनरेशन में कि द रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशंस हो रहे हैं यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज वायलेटेड. No respect for workers, yani equity is violated. No team spirit, that means esprit de corps is violated. No ideas are allowed in the company, that means initiative is violated. So these are the hints that can be, that can be often used by CBSE in the case studies. और आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा principle इसके अंदर है. Okay, so this is the acronym to learn all the 14 principles in one place. That UCUSSR OIC. I think it is very simple and all of you can learn this. D is for discipline, A is for authority and responsibility, D is for division of work, U is for unity of command, C is for centralization and decentralization, another U is unity of direction. So one is unity of command, another is unity of direction. S is specialization, not specialization, stability of personnel, and the another S is for one S is for stability of personnel, another S is subordination of individual interest to general interest, R is for remuneration, O is for order, and then we have I is for initiative, S is for we have done stability and order, stability of personnel, we have done subordination of individual interest to general interest, we have done one more S is left. What is that S? Can anybody tell me? Just let's look at this. Okay, so this is the most important one, which is scalar chain. Scalar chain is another S, the last S. Then we have two E's, esprit de corps, and the last E is, yes, equity. Okay, so the last E is equity. So I'm just quickly going to repeat all the 14 principles. D is for discipline, A is authority and responsibility, D is for division of work, U is for unity of command, C is for centralization and decentralization, another U is unity of direction, S is for stability of personnel, S is for subordination of individual interest to general interest, R is for remuneration, O is for order, I is for initiative, S is for scalar chain, E is for esprit de corps, E is for equity, and that's how we learn 14 principles. Thank you very much. If you have any doubt, please write it in the comment section. I would love to take up your doubts. Thank you.